नमस्कार दोस्तों। विश्व गुरु आखिर कहां है? विश्व गुरु किस बात की गारंटी दे रहे हैं और विश्व गुरु की अपनी गारंटी क्या है? जी हां, आज ये सवाल पूरी दुनिया में है क्योंकि दुनिया पूछ रही विश्व गुरु है कौन। जी, ये सवाल खड़ा हुआ है जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन, जो हर साल अपने उसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग हर साल के लिए वो उसकी लिस्ट जारी करती है। तो ऐसी स्थिति में 2026 की जो उसने लिस्ट जारी की है 100 लोगों की, उसमें हमारा विश्वगुरु नहीं है। जी हां, हमारे विश्वगुरु का 100वें नंबर पर भी नाम नहीं है, 99 नंबर पर भी नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं। लेकिन जैसा कि है, डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम है, जिनके आगे पीछे वो सरेंडर है, और उसके बाद में शी जिनपिंग का भी नाम है जो चीन के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में जापान की जो महिला प्रधानमंत्री हैं उनका भी नाम है, और नेपाल का प्रधानमंत्री अभी जो नया नवेला बना है वो बालेंद्र शाह का भी नाम है। यहां तक कि मैक्सिको की वो महिला प्रधानमंत्री, उनका भी नाम है। जी हां, जिसने नरेंद्र मोदी की तरह से सरेंडर नहीं किया, उसने डोनाल्ड ट्रंप को उंगली उठा करके कहा कि देख लेंगे तुम क्या हो। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भी नाम है। जी हां, ये सारे नाम है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम नहीं। वो जो विश्व में बहुत बड़े धर्म की पताका फहराने की बात करता है, वो आदित्यनाथ का भी नाम नहीं है। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जी हां, उसका भी नाम नहीं है। तमाम सारे नाम है, तमाम सारे अमेरिका के कई राजनयिकों के नाम है, लेकिन एक भी नाम नहीं। और यह स्थिति है कि जो व्हाइट हाउस के तमाम सारे दूसरे लोग हैं उनके भी नाम आ जा रहे हैं। भारतीय मूल के जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, उनका भी नाम है। इसके अलावा जो मास्टर शेफ है विकास खन्ना, उनका भी नाम है। रणबीर कपूर तक का नाम है। और यूट्यूब के जो चीफ है नील मोहन, उनका भी नाम है। लेकिन भारत में हमारे विश्व गुरु का नाम नहीं है, जिनको हमारे देश का मीडिया नहीं, गोदी मीडिया दिन रात विश्व गुरु बनाने के लिए हर काम करता है। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतनी मेहनत के बाद भी वो विश्व गुरु नहीं बन सके। जी हां, जब वो विश्व गुरु नहीं बन पाते हैं तो बेहद तकलीफ होती है। ये वही टाइम मैगजीन है जिसके कवर पेज पर श्रीमती इंदिरा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो और डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, सब कभी ना कभी आए हैं और उसमें अपनी जगह बनाई है। कभी भी वो टॉप 100 से नीचे नहीं गए। लेकिन पहली बार कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम उसमें नहीं है। अब यहां एक और बहुत बड़ी समस्या हो गई है। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे ढोल नगाड़े के साथ में पूरी दुनिया को यह बताती घूमती थी कि हम तो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, चौथी सबसे बड़ी जीडीपी हो गए, चौथे सबसे बड़े ये हो गए, और इस तरह से गुणगान करते थे। तो साहब, आईएमएफ ने, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज कर दी लिस्ट और हर झूठ का खुलासा कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 2013 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था ट्रिपल पी में, और आज यह स्थिति है कि भारत कहीं से भी न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है। जी हां, भारत के इतिहास में जो मौजूदा आधुनिक भारत का इतिहास है, यानी जब हम सन 2000 से इसको गिनते हैं,
जो 21वीं सदी का है, उसमें भारत के इतिहास में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में पहुंची है। पहले नंबर पे अमेरिका है, वो तो होना ही था जैसे आप जानते हैं, उसकी 32.38 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे चाइना है जिसकी 20.85 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसके बाद में जर्मनी है जिसकी जो है 5.45 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसके बाद में जापान है जिसकी 4.38 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और इसके बाद में फिर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है जिसकी 4.26 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और उसके बाद कहीं भारत आता है, यानी भारत इस जगह की स्थिति में पहुंच गया है। और जब भारत इस जगह पहुंच गया हो तो हमें सवाल करना बनता है कि किस तरह से भारत की यह स्थिति कर दी है कि जो बार बार चिल्ला रहे थे, तो न भारत की इकोनॉमी रह गई, न भारत की इज्जत रह गई। क्योंकि इज्जत होती तो टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों में ही शामिल हो जाते, और यदि भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी कर लेते तो कम से कम IMF की उस लिस्ट में शामिल हो जाते। तो वहां पर भी टॉप 5 में नहीं रह गए और वहां टॉप 100 में नहीं रह गए। और यही नहीं, भारत की यह स्थिति हो गई कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी शिक्षा को गर्त में ढकेल दिया है कि भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है दुनिया में। वैसे तो टॉप 500 में भी नहीं है, लेकिन टाइम मैगजीन की ही देखें तो टॉप 100 की वो पूरी लिस्ट बनाते हैं, उसमें भी नहीं है। यानी भारत कहां है, किसी भी क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी टॉप 100 में नहीं है। तो इस तरह की स्थिति में आ जाता है। बात यही नहीं खत्म होती, ये इसलिए भी है, तो आप देखिए ये आदिवासी हैं, आप देखिए क्या दशा है आज भारत की। इनके जिनके तन पे कपड़े नहीं है, जो सही से रह नहीं सकते, आज वह स्थिति है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जल, जमीन, जंगल सब नरेंद्र मोदी छीन रहे हैं। यानी तन पे जो एक कपड़ा बचा है महिलाओं के, वो भी छीन ले, यह काम कर रहे हैं। और यह आदिवासियों के साथ हो रहा है। और ऐसे में वो महिला शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का लेकर के आ जाते हैं प्रस्ताव। अब आप सोच लीजिए, जब यह दशा कर दी है उन्होंने कि महिलाओं के कपड़े नहीं है, आप देख लो ना, ये स्थिति, इस दशा के बाद जब यह स्थिति हो तो आप समझ लीजिए कि भारत की क्या हालत कर दी है। यानी यहां पर भी आप नहीं रह गए, और इसके बाद यही रास्ता नहीं बंद हो जाता। भारत की आज जगह कहीं नहीं रह गई। दुनिया में जब पीस की बात होती है, यानी शांति की बात होती है, तो भारत को दुनिया में शांति का मसीहा माना जाता था। यह माना जाता था कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया में शांति, अहिंसा और इसके लिए समर्पित है। क्योंकि महात्मा गांधी ने यह संदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने यह संदेश दिया था, और यही संदेश जो महावीर स्वामी ने दिया था। लेकिन आज वो सब कुछ खो गया है, क्योंकि विश्व गुरु, जिन्हें मीडिया विश्व गुरु बनाने के लिए दिन रात ताकत लगाता है, नरेंद्र मोदी अथाह पैसा खर्च करते हैं। इसका एक उदाहरण, अभी हाल के दिनों में जब RSS 100 साल की हुई, तो भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो 76 लाख करोड़ से अधिक का धन, 76 लाख करोड़ से अधिक का धन उस RSS की प्रशंसा के लिए खर्च कर दिया, जो खुद ना तो कहीं रजिस्टर्ड है, ना ही कुछ है, जो अवैध संगठन है, जो एक आतंकवादी संगठन है, और जो हिंसा कराने, नफरत फैलाने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला है, उसने ये किया।
तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी याद आते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो शांति, अहिंसा, प्रेम का संदेश दिया था। लेकिन आज कौन दे रहा है? नहीं दे रहा है। आज यदि यही बात शंकराचार्य कह देते हैं तो शंकराचार्य दुश्मन हो जाते हैं, उन पर हमले करने लगते हैं वह लोग जो धर्म के नाम की बात करते थे। तो यह दशा हो गई। ऐसे में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप कह देते हैं, पोप लियो जाते हैं अफ्रीका, और अफ्रीका में वो कहते हैं, बताते हैं कि क्या स्थितियां हैं आज, उसको आप समझिए। तो वो कहते हैं यीशु ने हमसे कहा था धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, परंतु धिक्कार है उन लोगों पर जो स्वयं ईश्वर के नाम पर धर्म का दुरुपयोग कर अपने सैन्य यानी सेना, आर्थिक अथवा राजनैतिक लाभ के लिए सांप्रदायिकता फैलाते हैं और इस प्रकार पवित्र सत्ता को अंधकार और कलंक में के गर्त में घसीट ले जाते हैं। जी हां, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने किया है। तो वह भी देखने को मिला संभल में ईदगाह पर और दूसरे जो मुस्लिम धर्मों से जुड़े हुए पूजा घर थे, उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब आप सोचिए, यानी ये नफरत है, इस तरह की स्थिति है, अपने आर्थिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए और अपनी लालच और स्वार्थ के लिए वो शांति की, प्रेम की मार्ग पर नहीं चलते, बल्कि अशांति फैलाने का काम करते हैं। आपने देखा ही अभी जिस तरह से गरीब मजदूरों के हक मारे जा रहे हैं, उनके साथ में जिस तरह से किया जा रहा है, और उसके बाद जब वो अपनी सैलरी का वाजिब दाम मांगते हैं, कहते हैं नहीं आप हमें बहुत ज्यादा मत दीजिए, न्यूनतम तो दीजिए, मिनिमम तो दीजिए। तो साहब उन पर लाठी चलती है, उन्हें आतंकवादी से लेके नक्सली तक जाने क्या क्या बता दिया जाता है। जी हां, उधर अमित शाह कह चुके हैं नक्सल बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन इधर ये कहते हैं। तो अब आप समझिए, ये आदित्यनाथ करता है, उसकी पुलिस करती है, उसका प्रशासन करता है। जो देश का वोट चोर ज्ञानेश कुमार गुप्ते बैठा, उसकी बेटी मेधा रूपम वहां की डीएम है, और वो कहती है कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनका सबसे ज्यादा शोषण होता है, यदि वो विरोध करेंगे किसी बात का तो वो कंपनी का भी हम लाइसेंस रद्द कर देंगे, चलाएगी, पुलिस भी चलाएगी। इस तरह की स्थिति है। तो जब ऐसे शोषण होने लगे तो अब आप समझ लीजिए कि देश कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है। तब नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी भटकाने के लिए लेकर के आते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो साहब जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर वो नारी को, जाति को दे क्या रहे? तो कहते हैं हम गारंटी दे रहे हैं। साहब आपकी गारंटी पे यकीन कौन करेगा? क्योंकि गारंटी तो आपने 2014 में भी दी थी। 2014 के घोषणा पत्र को आपने संकल्प पत्र कहा था, 2019 में भी संकल्प पत्र कहा था, और लगातार गारंटी की बात 2019 से आप करते चले आ रहे। उसके पहले आप देखिए 2016 में जब आपने नोटबंदी की थी तो उसके बाद क्या कहा था कि आप मुझे 50 दिन का टाइम दीजिए, 50 दिन का मैं गारंटी देता हूं। और उसके बाद में हुआ क्या? मेरी कहीं गलती निकल आए तो मुझे ये कर देना, वो कर देना, मेरा स्वार्थ निकल आए तो ये कर देना। और हुआ ये कि बिल्कुल उलट, ना आज तक गलती मानी, ना आज तक उसके लिए माफी मांगी, देश के सैकड़ों लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, लाखों कारोबार बर्बाद हो गए और पूरे देश में तबाही का मंजर ला दिया, आर्थिक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। उसके बाद में इसी तरीके से किसानों को लेकर के कहा कि मैं गारंटी देता हूं और किसानों को बर्बाद करने का काम किया। उधर मजदूरों के लिए कहा था गारंटी देता हूं, तो मजदूरों के उनके मिनिमम वेज नहीं मिल पा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं। और
महिलाओं को गारंटी दी थी। बहुत हुआ नारी परवार अब की मोदी सरकार। और यह स्थिति है कि नरेंद्र मोदी सरकार में ऐतिहासिक तौर पे सबसे ज्यादा रेप, महिलाओं के प्रति अपराध और सब कुछ बढ़ गया। जी हां, ये सब कुछ होता है। तो अब वो वही बोलते हैं, कहते हैं कि मैं नारी वंदन शक्ति वंदन अधिनियम जो मैं संशोधन लेके आया हूं, मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं। यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। अगर साथ चलेंगे तो किसी को भी, यानी धमका भी रहे हैं, ललचा भी रहे हैं और तथाकथित गारंटी भी दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से वो कहते हैं कि मैं ऐड देकर सबको धन्यवाद देने को तैयार हूं, सबकी फोटो छपवा देंगे। यानी कह रहे हैं सबकी, आज तक अपनी फोटो के अलावा किसी की फोटो छपवाना पसंद नहीं किया वो आदमी कह रहा है। फिर कहते हैं जिसको भी गारंटी चाहिए मैं गारंटी देता हूं। जब नियत साफ है तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शब्दों का खेल भी करते हैं और नियत भी गंदी है, वह भी पूरे देश ने देख लिया है, बार बार देखा है। डीएमके के सदस्य काले कपड़े पहन के आए थे तो उनको बरगलाने के लिए नहीं, काला तो टीका लगाया जाता है जिससे नजर ना लगे, इसलिए मैं उनको ये कहता हूं। अब आप सोचिए, इस तरह की स्थिति है। जब प्रधानमंत्री अपनी स्पीच दे रहे थे तो इसी में आप देखिए 2000 विपक्षी सांसदों ने जो कहा वो आपको समझना होगा कि पीएम की स्पीच के दौरान विपक्षी सांसदों ने पूछ लिया कि 2024 में इसे क्यों नहीं लागू किया था, यदि आप महिलाओं के लिए इतना ही कीन थे, उनको हक देने के लिए थे। और इस पर पीएम ने कहा कुछ लोगों को लगता है कि कहीं इसमें मोदी का स्वार्थ है। अरे भाई, ये तो सब कोई जानता है, लगता नहीं है। और इसमें इसी तरीके से फिर विपक्षी सांसदों ने जब हंगामा किया तो मोदी ने कहा अपने सांसदों को इनको बोलने दीजिए, वहां पर मुंह पर ताला लगा है, वहां कोई बोलने नहीं देता है। जी हाँ, मुंह पर ताला आपने ही लगाया है। और यह बात भी सामने आ गई जब केसी वेणुगोपाल बोल रहे थे और राहुल गांधी ने कहा माइक चालू है, तो स्पीकर ने, ओम बिरला ने कहा नहीं नहीं माइक चालू है, आपका माइक सिर्फ बंद होता है। अब आप सोचिए, स्वीकार कर लिया कि आपका माइक बंद कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है। उधर नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान यह भी कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव हैं, मेरी बीच बीच में मदद करते रहते हैं, इसलिए अखिलेश यादव से कहता हूं यहां पर भी साथ रहिए। अब आप सोचिए, अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, कभी कभी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश यादव हाथ जोड़ के झुक गए कि हां, यह नहीं कहा कि हम आपकी क्या मदद करेंगे, आपने तो देश को बर्बाद किया है, देश की मदद नहीं की, हम तो देश की मदद करते हैं। तो यह भी देखने को मिला। इसी दौरान सरकार ने तमाम तरह से झूठ बोलने की कोशिश की, कहीं किसी को कुछ, कहीं किसी को कुछ। तो जब यह बोलते हैं तब आता है तो कांग्रेस ने क्या मांग की। कांग्रेस ने तो बड़ी सीधी सीधी बात की, चाहे केसी वेणुगोपाल रहे हो या फिर गोगोई रहे हो। जो गौरव गोगोई है उन्होंने तो बड़ा साफ साफ कहा कि हम कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमें अपने लिए चाहिए, ना हमें क्रेडिट चाहिए, क्योंकि हम तो सबसे पहले देश में सदैव से यह कोशिश करते रहे कि महिलाओं को हक मिले और वो हक देने के हमने बार बार प्रयास किए। महिलाओं के लिए आरक्षण बिना किसी शर्त के लागू किया जाए, मौजूदा स्थितियों पर ही लागू किया जाए, हम इसके लिए तैयार हैं और बगैर इंतजार किए किया जाए। इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। सही बात कही, कहा यह हमारी पार्टी का स्टैंड है। राष्ट्रीय जनगणना के काम में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रमुख तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ओबीसी, एससी और एसटी को सही प्रतिनिधित्व मिले।
यानी सबको सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, किसी का हक नहीं मरना चाहिए इस आधार पर कि उसका धर्म अलग है, उसकी जाति अलग है, उसका और कुछ। यह बात कही। उन्होंने कहा कि परसीमन के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बननी चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, संघीय स्वरूप सब कुछ रहे, मजबूत हो। और बीजेपी को अपनी ज्यादा होशियारी को बंद करके तीन प्रमुख मुद्दों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, महिलाओं को आरक्षण तत्काल होना चाहिए और किसी सबको हक मिलना चाहिए। तो यह कांग्रेस ने कहा। अब आप सोचिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी बता चुके हैं। ये तो असल में देश को भ्रमित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के आगे सरेंडर हो चुके हैं और उस सरेंडर का भी नतीजा इस देश के ऊपर भयंकर संकट खड़ा हो गया। उस अमेरिका ने अब नरेंद्र मोदी से कह दिया परमिशन खत्म, अब आप रसिया से, ईरान से, कहीं से कोई तेल नहीं खरीदेंगे, कोई गैस नहीं खरीदेंगे, आपके लोग मरते हैं तो मरने दीजिए। सोचिए आप, जब यह हो रहा हो तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करेंगे? नरेंद्र मोदी कोई गारंटी दे सकते हैं? वो विश्व गुरु, असल में वो सरेंडर गुरु है। राहुल गांधी सदैव जो कहते हैं वो साबित हो जाता है। जी हां, यही है। जय